देन आफ्टर मेथड प्रोटोटाइप हम लोग चलते हैं कहाँ पे, मेथड सिग्नेचर पे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेथड सिग्नेचर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड प्रोटोटाइप। मेथड प्रोटोटाइप यानी मेथड का जो फर्स्ट लाइन है, हेडर है, ये उसी का एक पार्ट है। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, तो इसमें है कि इट बेसिकली रेफर्स टू द मेथड नेम एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर। मेथड नेम एंड द नंबर एंड टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर। अगर हम लोग चलें मेथड प्रोटोटाइप पे, तो मेथड प्रोटोटाइप पे ऊपर कल वाले टॉपिक पे अगर हम लोग आए तो उसी में से पार्ट एक अलग अगर कर दें, अब यहाँ देखो, ये पूरा जो सिंटेक्स है मेथड प्रोटोटाइप का, इसमें से अगर हम सेपरेट कर लें एक पार्ट जिसमें मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट, सिर्फ दो चीज़ आएगा, तो वो कहलाएगा मेथड सिग्नेचर। अब कहाँ से हम देखो, यहाँ से कट कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न टाइप को छोड़ देंगे, सिर्फ ये मेथड नेम एंड यहाँ से पैरामीटर लिस्ट। ये पार्ट जो है मेथड प्रोटोटाइप का, ये पार्ट कहलाता है मेथड सिग्नेचर। पूरा कंप्लीट फर्स्ट लाइन इज मेथड प्रोटोटाइप एंड द मेथड सिग्नेचर इज अ पार्ट ऑफ मेथड प्रोटोटाइप। इट इज ओनली द नेम ऑफ मेथड along with पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट में क्या आएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ये सारा चीज़। तो इन सबको हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, मेथड सिग्नेचर। तो ये दो टर्म है, मेथड प्रोटोटाइप एंड मेथड सिग्नेचर्स। ये याद रखना कि मेथड प्रोटोटाइप क्या हुआ, मेथड सिग्नेचर क्या हुआ। अब आगे टाइप ऑफ पैरामीटर्स समझने से पहले एक टॉपिक जानना जरूरी है आप लोगों को कि मेथड जो है, यूजर डिफाइंड मेथड पढ़ने से पहले हम लोग मेथड यूज़ करते थे लाइब्रेरी मेथड्स का। जैसे कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता था तो मेथड कॉल करते थे, अगर हमको पावर कैलकुलेट करना पड़ता था तो मेथड यूज़ करते थे, बट वहाँ हम लोग सिर्फ यूज करते थे, यानी कॉल करते थे मेथड को, ठीक है ना, मेथड को कॉल करते थे। लेकिन जब हम अपना मेथड बनाएंगे तो फिर दो काम करेंगे, हम एक जगह मेथड बनाएंगे भी और दूसरी जगह उसको कॉल भी करेंगे, यानी यूज भी करेंगे, क्योंकि मेथड को जब तक कॉल नहीं किया जाएगा तब तक मेथड एग्जीक्यूट नहीं करता है। मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका कॉल होना जरूरी है। तो जैसे लाइब्रेरी क्लास में तो बहुत सारा मेथड बना हुआ है, तो सब अपने आप थोड़ी एग्जीक्यूट करता है। जब हम अपने क्लास के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर हम उन मेथड्स को कॉल करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट करता है। तो हम भी जब अपना मेथड बनाएंगे तो उन मेथड्स को जब कॉल करेंगे मेन मेथड में, तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। तो पैरामीटर की दो जगह ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मेथड को कॉल करते समय एंड सेकंड जब मेथड बनाएंगे उस वक्त भी। तो इन्हीं दोनों के बेस पे पैरामीटर का दो टाइप है यहाँ पे, एक एक्चुअल पैरामीटर और एक फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कहाँ होता है वो देखो, अपीयर इन मेथड इन्वोक स्टेटमेंट। इन्वोक मीन्स कॉल स्टेटमेंट, मेथड कॉल स्टेटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। मेथड कॉल स्टेटमेंट में जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर जाना जाएगा, इन्वोक या कॉल स्टेटमेंट। इट इज यूज टू पास द वैल्यू टू द कॉल्ड मेथड। यानी इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर math.sqrt 25 पास करते हैं तो ये 25 हम पास कर रहे हैं sqrt मेथड के पास, तो वहाँ 25 जो हम पास कर रहे हैं वो एज अ एक्चुअल पैरामीटर हुआ, ठीक है।
पैरामीटर्स को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंड पैरामीटर क्या हुआ, जब मेथड बनाते हैं और ऊपर जो हम मेथड प्रोटोटाइप में या मेथड सिग्नेचर में जो मेथड नेम के बाद ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट लिखे हुए वहाँ जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं उसको बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पे रहेगा, मेथड डिफिनीशन में। ये बात याद रखना है कि जब मेथड डिफाइन करते हैं उस वक्त जो पैरामीटर यूज़ करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर, और जब मेथड को कॉल करते हैं उस समय जो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं वो हो गया एक्चुअल पैरामीटर। तो हमेशा ये वन वे डायरेक्शन है, एक्चुअल पैरामीटर से पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होके आता है फॉर्मल पैरामीटर में, क्योंकि जब हम लोग कॉल करते हैं उस समय ये मेथड एग्जीक्यूट करता है। तो कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर उन्हीं वैल्यूज़ को रिसीव करता है। इट इज़ यूज्ड टू रिसीव द एक्चुअल वैल्यू, वहाँ से वो रिसीव करता है। फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करेगा और एक्चुअल पैरामीटर क्या करेगा, पास करेगा, पास द वैल्यू और रिसीव द वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर से हम लोग वैल्यू पास करते हैं एंड फॉर्मल पैरामीटर में वो वैल्यू जो वहाँ से पास होता है वो वैल्यू रिसीव हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो क्लियर होगा। और तो इन दोनों के बेसिस पे पैरामीटर का ये दो टाइप है, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। हम लोगों को याद क्या रखना है, मेथड कॉल करते समय जो पैरामीटर पास करेंगे वो एक्चुअल, और मेथड बनाते समय, मेथड डिफाइन करते समय जो पैरामीटर पास करेंगे दैट इज फॉर्मल पैरामीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग मेथड को कॉल कैसे करते हैं। वैसे तो पिछले एग्जांपल्स में आप लोग कॉल करके देखे हैं, फिर भी यहाँ पर एक फॉर्मल सिंटेक्स कि आखिर कॉल कैसे किया जाता है मेथड को। तो मेथड को कॉल करने का, स्टैटिक मेथड को कॉल करने का अलग तरीका है और नॉन स्टैटिक को कॉल करने का अलग तरीका है। ये आप लोग भी जानते हैं कि कल भी डिस्कस हुआ इस चीज़ का। स्टैटिक मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है, स्टैटिक मेथड को हम लोग क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं, ये बात बताए हुए हैं। ऑब्लिक ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट नेम से भी कॉल किया जा सकता है, क्लास नेम से भी कॉल किया जा सकता है। तो क्लास या ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट लगाते हैं और मेथड का नाम डाल के जो पैरामीटर है वो पास करते हैं। तो इस सिंटेक्स को फॉलो करके हम स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल अगर करना होगा तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, इसको देखें कि हम क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं, है ना। हम इसको क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम से भी कॉल कर सकते हैं, सारा ऑप्शन है हमारे पास। क्लास नेम देखो यहाँ है लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, और इन केस ऑफ सेम क्लास हम डायरेक्ट मेथड नेम से कोई क्लास और ऑब्जेक्ट नेम दिए बगैर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वो सेम क्लास का होना चाहिए, सेम क्लास का होगा तब। नहीं, अगर डिफरेंट क्लास का है तो हम क्लास का नाम के साथ डॉट लगा के यूज़ करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट नेम के साथ डॉट लगा के यूज़ करेंगे। बट नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का सिंगल तरीका है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ये क्लास नेम से कॉल नहीं होगा और ना ही डायरेक्टली मेथड नेम के थ्रू कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का वो एक डिफरेंस क्लियर हो रहा है, मेथड कॉल करने का तरीका जहाँ बताया जा रहा है वहाँ पे। ओके, अब ये सब चीज़ तो समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड। मेथड एग्जीक्यूट कैसे कैसे करता है। हम लोग जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल मेथड प्रोग्राम्स रहता है, एक क्लास के अंदर ढेर सारा मेथड रहता है। तो वही बता रहा है कि अ जावा प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेथड्स। मेथड्स जो है वो जितना चाहे उतना हम बना सकते हैं, बट द एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। लेकिन ये बात भी याद रखना है कि भले हम 5 मेथड बनाए हैं और मेन मेथड को सबसे अंत में बनाए हैं, लेकिन रन कौन करेगा, सबसे पहले मेन मेथड ही रन करेगा।
क्योंकि ये बाकी के सारे मेथड्स का ड्राइवर माना गया है। इसके अंदर से हम जिस सीक्वेंस में बाकी के मेथड को कॉल करेंगे वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन whenever a method is called, the program control finds the method and executes the statement written in it। ठीक है, यानी मेन मेथड में जब रन करता रहेगा और उस वक्त अगर कहीं पर मेथड कॉल स्टेटमेंट मिला तो तुरंत उस मेथड को फाइंड करके एग्जीक्यूट करेगा, और जब एग्जीक्यूट हो गया तो वो फिर कहाँ चला जाता है, वो देखो रिटर्न बैक टू द कॉल स्टेटमेंट। यानी अगर मेन मेथड से कॉल किया गया है तो उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा एंड मेन मेथड का बचा हुआ जो रेस्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखो, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल विदाउट रिटर्न टाइप का। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मेथड का, एग्जाम्पल ऑफ मेथड विद नो रिटर्न वैल्यू, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और फिर बाद में रिटर्निंग वाले का भी एग्जाम्पल है। तो पहले जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है उस एग्जाम्पल को देखो। इसमें एक क्लास बना रेक्टेंगल नाम से, ठीक है, ध्यान देना, और इसमें एक स्टैटिक मेथड बनाए। तुम लोगों को साथ साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का भी कंसेप्ट बताते रहना है, इसलिए एग्जाम्पल में दोनों मेथड बनाए हैं, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी। देखो, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, यहाँ जो ये मेथड बना है वो एक स्टैटिक मेथड है। यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है, देख लो, स्टैटिक मेथड। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, ये वॉइड क्या बता रहा है कि इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वॉइड है, ठीक है। पब्लिक, ये स्टैटिक कीवर्ड कैलकुलेट एरिया मेथड का नाम हो गया, और इसका पैरामीटर फ्लोट लेंथ और फ्लोट ब्रेथ हुआ। अभी तुरंत जस्ट हम लोग पढ़े हैं एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर को, थोड़ा उसके बेस पर क्या ये बताओगे कि ये जो पैरामीटर है यहाँ फ्लोट लेंथ और फ्लोट ब्रेथ, ये दोनों में से कौन हुआ? हाँ, गुड, फॉर्मल पैरामीटर हुआ, क्योंकि ये मेथड डिफिनीशन में यूज किया गया है। हम लोग यहाँ मेथड डिफाइन कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। कॉल तो मेन मेथड में करेंगे बाद में, तो मेथड डिफिनीशन में ये पैरामीटर यूज हुआ है, इसलिए ये फॉर्मल पैरामीटर हुआ। ये नया फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। अब इसके बॉडी में जो इसका काम है, ये कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड है, तो लेंथ और ब्रेथ दो पैरामीटर लिया, और ये देखो एक फ्लोट टाइप का एरिया वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेथड के बॉडी में है। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ को रखा, और जो एरिया कैलकुलेट हुआ उस एरिया को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। एक और नॉन स्टैटिक मेथड भी बनाया इसी क्लास में। अब देखो, इसमें पब्लिक और स्टैटिक नहीं लिखा है, तो स्टैटिक नहीं लिखने का मतलब होता है नॉन स्टैटिक, यानी इसमें एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर कुछ नहीं यूज हुआ, डायरेक्ट रिटर्न टाइप से यूज हुआ है। रिटर्न टाइप इसका भी वॉइड है, तो हम लोग तो एग्जाम्पल ही लिए हैं ये वाला वॉइड के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे रिटर्न टाइप। कैलकुलेट पेरीमीटर, स्पेसिफायर डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ, स्पेसिफायर्स डिफॉल्ट हो गया। कैलकुलेट पेरीमीटर मेथड का नाम हो गया, और इसमें भी पैरामीटर यही है, फ्लोट लेंथ एंड फ्लोट ब्रेथ। इसमें एक लोकल वेरिएबल p बना, और जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से पेरीमीटर कैलकुलेट किया, पेरीमीटर को डिस्प्ले कर दिया। इस मेथड का भी काम खत्म। अब देखो, सबसे लास्ट में हम लोग मेन मेथड बनाए हैं। मेन मेथड भले हम लास्ट में बनाए हैं, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फर्स्ट लाइन ये लाइन होगा, ये ध्यान रखना है। ये जो है, ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इस जगह से। भले लिखा हुआ ऊपर में दो और मेथड था, लेकिन प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। मेन मेथड के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम रन करेगा, एंड
जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा पहले वो ये फ्लोट a इक्वल्स टू 20.5 एंड b इक्वल्स टू 40.5। इट मीन्स दो वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक a और एक b, एक में 20.5 एक में 40.5 स्टोर कर लिया। अब ये कमेंट हर लाइन के पीछे कमेंट लिखा हुआ है ताकि तुम लोगों को समझ में आए। कॉलिंग स्टैटिक मेथड, अब यहाँ बता रहा है कि हम यहाँ से स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो देखो स्टैटिक मेथड को कॉल करने का सिंटेक्स हम लोग क्या फॉलो किए हैं, रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। इस एग्जाम्पल में रेक्टेंगल किसका नाम है, क्लास का या ऑब्जेक्ट का? क्लास का, क्योंकि अभी तक ऊपर के दो लाइन में हम लोग ऑब्जेक्ट तो बनाए ही नहीं है, तो ऑफकोर्स ये क्लास का नाम है रेक्टेंगल। और चूंकि कैलकुलेट एरिया हमारा स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड को तो हम क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए देखो इस लाइन पर फोकस करना है कि ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया, ये स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा रहा है। और इसको कॉल करते समय चूंकि हम बनाए हुए हैं जो कैलकुलेट एरिया, उसमें दो वेरिएबल लिए हुए हैं पैरामीटर में, लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ से हमको दो वैल्यू पास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग a और b जो लोकल वेरिएबल बना के रखे हुए हैं, इसी a और b को पास कर दिए। यहाँ पे देखो अब ये a और b भी पैरामीटर है, तो बताओ ये किस टाइप का पैरामीटर हुआ a और b? सर एक्चुअल पैरामीटर। हाँ, ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि मेथड को कॉल करते समय हम पैरामीटर जो पास कर रहे हैं वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर है। और यही पैरामीटर का वैल्यू, बोलो सर यहाँ पे जैसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है a और b का, हाँ हाँ सर वो डायरेक्टली लिख सकते हैं 20.5 और फिर कॉम्बो देके 40.5। बिल्कुल लिख सकते हैं, हम a की जगह 20.5 भी लिख सकते हैं, b की जगह 40.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का यूज़ करने से ये बेनिफिट मिला कि अगर ये वैल्यू हमको यूजर से इनपुट लेके डालना होता तो हम वेरिएबल भी डाल सकते थे, इसलिए दोनों कर सकते हैं। अब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट किया, लेकिन जब सेकेंड लाइन ये वाला लाइन एग्जीक्यूट किया तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करते ही अब मेन मेथड का नीचे का स्टेटमेंट अब पेंडिंग हो गया। कंट्रोल यहाँ से देखो ये एरो बता रहा है कि यहाँ से ये जो एरो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल अब मेन से निकल के चला गया। देखो ये डायरेक्शन बना दिए हैं, ये इस लाइन से बता रहा है अपने साथ a और b का वैल्यू लेके चला गया। कहाँ जाएगा, जहाँ रेक्टेंगल का कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन बना हुआ है वहाँ पे। यानी जो मेथड हम ऊपर बना के रखे हुए हैं उसको जब कॉल किए उस वक्त कंट्रोल उस मेथड के पास जाएगा। अब देखो जब मेथड कॉल हुआ तो यहाँ से कंट्रोल चल दिया और अपने साथ a और b का वैल्यू भी ले गया। चलो वहाँ से चला, ये एरो देखो तुमको बता रहा है कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये डायरेक्शन पकड़ा, ये डिफरेंट मोर है, और ये देखो ये आ गया यहाँ पे। और वहाँ से जो a था जिस सीक्वेंस से भेजा गया था उसी सीक्वेंस से ये दोनों वेरिएबल रिसीव कर लिया। वहाँ वाला a ये लेंथ रिसीव कर लिया, लेंथ वाले में आ गया a का वैल्यू और ब्रेथ वाले में आ गया b का वैल्यू। उस a और b को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो a और b लोकल वेरिएबल वहाँ डिक्लेयर था जैसा आप लोग देखे थे। लेकिन मेथड के पैरामीटर में पास कर देंगे तो वो फॉर्मल पैरामीटर में उसका वैल्यू पहुँच जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ में a और b का वैल्यू आ गया। और अब ये जो एरिया कैलकुलेट किया वो उसी लेंथ और ब्रेथ का जो a और b के थ्रू आया हुआ है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से एरिया डिस्प्ले कर दिया, और डिस्प्ले करने के बाद जैसा ऊपर बताए थे कि जब काम ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। तो देखो जब इसका बॉडी मेथड का यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रन किया बॉडी, तो फिर यहाँ से ये एरो देखो। अब फिर कंट्रोल ऐसा नहीं कि इसके बाद नीचे नॉन स्टैटिक वाला को रन करने लगा, नहीं, एक मेथड कॉल हुआ उसका काम ख़त्म, फिर यहाँ से रिटर्न, फिर वापस वहीं जाएगा जहाँ इसको कॉल किया गया था। ये एग्जीक्यूशन का फ्लो है। फिर ये रिटर्न होके देखो वहीं पहुँच गया वापस।
यानी अब ये काम कंप्लीट हो गया। यानी इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए इसको कैलकुलेट एरिया मेथड पे जाना पड़ा, वहाँ जाके वो उसका बॉडी एग्जीक्यूट किया और फिर वापस आ गया। जब यहाँ वापस आया तो फिर आगे बढ़ा। अब अगला जो मेथड हम बनाए हुए हैं वो चूँकि नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो अब ऑब्जेक्ट बनाया है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स तुम लोग देखे ही हो, रेक्टेंगल क्लास rect1 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। और जब सेकेंड वाले फंक्शन को कॉल किया तो उसको तो हम रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट पेरीमीटर नहीं कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको देखो ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल किया है, rect1 डॉट कैलकुलेट पेरीमीटर। यहाँ rect1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हुआ, तो ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल हुआ क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड था कैलकुलेट पेरीमीटर। और इसके साथ भी वही काम होगा, ए और बी का वैल्यू जाएगा किसके पास, ऊपर जहाँ कैलकुलेट पैरामीटर यहाँ बना हुआ है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा, डिस्प्ले करेगा, फिर बैक होके वापस आ जाएगा यहीं पे। अब इसके बाद मेन मेथड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मेन मेथड ख़त्म, प्रोग्राम भी ख़त्म। क्या ऑब्जर्व हुआ कि प्रोग्राम में भले ही हम लोग 10 मेथड बना दें लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से, और ख़त्म भी मेन मेथड के साथ ही हो जाता है। बाकी का जितना मेथड है वो उनके अंदर से कॉल होता है और जिस सीक्वेंस में कॉल होता है उसी सीक्वेंस में रन करेगा। अगर हम पहले नॉन स्टैटिक वाले को कॉल कर दिए रहते तो पहले नॉन स्टैटिक वाला रन कर जाता। ऊपर हम बनाए किसको पहले हैं किसको बाद में है ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा होता तो मेन को तो हम सबसे लास्ट में लिखे हैं, तो उससे मतलब नहीं है। जिस सीक्वेंस में हम मेथड को कॉल करेंगे ना वो याद रखना है, जिस सीक्वेंस में मेथड को कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में मेथड एग्जीक्यूट भी करेगा। ठीक है, क्लियर? नाउ arise your questions if any up to this topic.